हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ऑप्शन सेंटर में आपका स्वागत है। आज एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने जा रहे हैं और उस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का नाम रखा है मैंने आईपीओ स्विंग ट्रेडिंग। और सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि स्विंग ट्रेड आप सब जानते होंगे, तो उसका आगे की कहानी बतानी है कि ये जो स्विंग आईपीओ है, हाउ डज आईपीओ ट्रेडिंग वर्क। ठीक है, ये कैसे करता है। देखो, आप सबको पता है कि जब भी कोई कंपनी मार्केट में आनी होती है तो सबसे पहले उसे अपना आईपीओ लाना पड़ता है। और जब वो आईपीओ आता है तो उनमें आपको ये पता होगा कि अच्छी तरह कि उनका जो फ्लोट होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि उनकी जो वैल्यूएशन है बहुत कम होती है। 1000 की, किसी की 500 करोड़ की, किसी की 200 करोड़ की भी होती है। ठीक है। और इस फ्लोट को बढ़ाने के लिए कौन होता है हमारे पास? खरीदार होते हैं और विक्रेता होते हैं, यानी कि बायर और सेलर। और आईपीओ जब आता है तो सब आपको पता है कि सबके आईपीओ लिस्टेड तो होते नहीं है, तो जिसको अलॉटमेंट नहीं होती है। अब बड़े जो एचएनआई वगैरह होते हैं तो सब क्या करते हैं, उन उन वो भी इसके अंदर फिर भाग लेना शुरू कर देते हैं जब ये आईपीओ आते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो नए आईपीओ आए हैं हम इसमें से प्रॉफिट कमा सकें। और क्योंकि जो है जब बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं आईपीओ के, तो जो एचएनआई होते हैं उनको उसमें वो मिलता नहीं, एप्लीकेशन की अलॉटेड नहीं होती। अच्छा, लेकिन कभी कभी हर आईपीओ हमेशा प्रॉफिट नहीं देता है, और कौन से आईपीओ में हमें काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसी के बारे में ये वीडियो बनाई गई है। जैसे हमारा जोमेटो आया तो जोमेटो की स्थिति आपको पता ही है क्या हो गई थी। तो आपको जो इस स्ट्रेटजी में जो काम करना है वो आपको उस समय के लिए करना है, जाके मतलब कि अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप जनरेट कर लो स्विंग के लिए, और ज़्यादा नहीं। ठीक है। अब जैसे कि हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा उस आईपीओ में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कि 2008 की बात है, रिलायंस पावर का आईपीओ आया जिसमें रिलायंस म्यूचुअल फंड ने अभी आवेदन नहीं किया, जो कि मतलब अच्छे वो थे, उनको करनी चाहिए थी ये। जब उसमें बड़े बड़े लोग आवेदन नहीं कर रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए सब्सक्राइबर कम है उसके, तो उस आईपीओ से हमें दूर रहना चाहिए। उसके उसमें काम करना ही नहीं है आपको। दूसरी चीज क्या है, हमें बाई से कब करना है। एग्जिट की बात करेंगे बाद में, सबसे पहले हमें इसे बाई कब करना है। देखिए, आपको एक साल के अंदर जितने भी आईपीओ आए हैं उसकी आपको एक लिस्ट निकालनी है। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे। और लिस्ट निकालने के बाद आपको वो वाले स्टॉक देखने हैं जो एक कंसोलिडेशन में हो, 10 से 15-20% के एक रेंज में हो। और हमें थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कोई कंसोलिडेशन बेस में है तो हम उसे ले लें। अब हमारी जो मार्केट है निफ्टी 50 जो मार्केट है, बैंक निफ्टी जो है, वो अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए। 20 के, 50 के, 200 के, सबके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। और जब ये ऊपर होती है और जब उसमें पुल बैक आता है, किसमें? निफ्टी में अगर जब पुल बैक आता है तो उसके बाद ये जब ब्रेकआउट देती है, पुल बैक के बाद जब मार्केट आगे बढ़ती है और हमारा जो ये आईपीओ जो ब्रेकआउट होता है वो हमें अच्छा प्रॉफिट देता है, उसी के बाद हमें लेना चाहिए। लेकिन हमें तुरंत नहीं लेना चाहिए। हमें क्या करना है बताते हैं आपको। जैसे एक रेंज में चल रहा है आईपीओ आपका, ठीक है। अब यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ 3% से 5% के बीच में ये चल चुका होना चाहिए आपका।
उसी के बाद आपको इसको बाई करना है, ठीक है। और रेंज आपकी 10 से 15% की होनी चाहिए, यानी कि जो रेंज है आपकी ये 10 to 15 होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए बस ओनली। अच्छा आगे, और आईपीओ आपको तभी करना चाहिए ब्रेकआउट के बहुत करीब हो, या फिर एक आध छोटी कैंडल बन गई हो उसमें भी आप ले सकते हैं। और आईपीओ आप ये ध्यान दीजिए कि जो आईपीओ कंपनी आई है वो कंपनी क्या काम कर रही है, क्या उसमें जो हमारी जो मार्केट है उसके अनुरूप चल रही है, वो काम उसमें हो रहा है जो इंडस्ट्री से संबंधित है वो नहीं है। आपको ये सब चीज़ को देख के ट्रेड करनी है। बाइंग लेवल बता दिया मैंने आपको कैसे करना है। और दूसरी बात है ये, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 8 दिन के लिए रखना है आपको, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो में 5 से 8 दिन के लिए रखना है। उसके बाद इसको आपको प्रॉफिट लेके इसमें निकल जाना है। और ये ध्यान रखिए, जब भी आप इसे लेंगे उसके बाद इसमें आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जो हमारी जो मार्केट है वो बुल रन में होनी चाहिए और ये कंसोलिडेशन फेज में होना चाहिए, ठीक है। बुल का मतलब है ऐसा नहीं कि वो एकदम मार्केट एकदम हायर हाई बनाई जा रही है, नहीं, वो थोड़ा वो भी कंसोलिडेशन करके वो भी थोड़ा सा आगे बढ़े या पुल बैक लेके आगे बढ़े, तो आपको ऐसी जगह पर काम करना है। कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको। एग्जिट कहाँ करना है ये देखिए, अब 4 से 6% का स्टॉप लॉस दे सकते हैं इसमें, और 10 से 7 से 10% तक का इसमें आप प्रॉफिट ले सकते हैं। दोस्तों आज जो डेट है 31 दिसंबर है 2023, जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैंने कुछ एग्जांपल निकाल रखे हैं। जैसे कि आईपीओ के चार्ट थे, ये देखिए। चलिए इनको चार्ट पे समझते हैं। ये हमारा यात्रा ऑनलाइन, रेंज देख लेते हैं कितनी है। इसकी रेंज हमारी 20% से भी ऊपर हो रही है। परफेक्ट हो सकता है बट इतना परफेक्ट नहीं है, इसका स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, मैनकाइंड फार्मा,
ये देखिए ये इसकी रेंज कम है, 14% है, बढ़िया है। ठीक है, अब इसने निकलना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब इसमें एक मूविंग एवरेज लगाइए। बाईस मूविंग एवरेज लगाइए इसमें आप, और अब ये 22 मूविंग एवरेज के ऊपर है। और जैसे ही यहाँ से ये इसको ब्रेक करेगा, आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, ये भी, और अपने ये 22 में आया था ये, और इसने यहाँ पे एक दे दिया इसने, और एक पुल बैक भी इसका। ठीक है, आप इसको ले सकते हैं। देखिए ऐसे करके, जैसे यहाँ पर ये दोबारा से आएगा और कोई भी कैंडल बनाए यहाँ पे बुलिश की, आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रेडिंग करते समय आप स्टॉप लॉस अच्छी तरह लगाएं और बिना स्टॉप लॉस से काम ना करें। तो ये हमारी एक स्ट्रेटजी थी जो आईपीओ के ऊपर डिपेंड थी कि किस तरह आईपीओ आने के बाद में ट्रेड करते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? बड़ी मेहनत से इसे बनाते हैं। आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को प्लीज़, और जितनी भी नॉलेज है और शेयर करते रहते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।